मेरा नाम विजय है। जब मेरी शादी मेरी पत्नी से करवाई गई तो वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी। मुझे मेरे दोस्तों ने कहा था कि पत्नी को थोड़ा सेहतमंद होना चाहिए, नहीं तो ज़िंदगी बड़ी ही मुश्किल हो जाती है। उस वक्त तो मुझे उन लोगों का मेरी ज़िंदगी में बोलना अच्छा नहीं लगा था। मैंने कहा कि मुझे मोटी औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं, औरत को बस ठीक ठाक होना चाहिए। मेरे दोस्तों ने कहा था कि तू हमारी बात नहीं समझा। मैंने कहा कि तू मेरी बात नहीं समझे, अपने काम से काम रखना सीखो। उनको तो मैंने गुस्से में दो चार बातें सुना दी। वे मेरे दोस्त थे, उन्होंने बुरा नहीं माना। लेकिन जब मेरी पत्नी से पाला पड़ा तो मैंने महसूस किया कि मेरी पत्नी का तो हाल ही कोई नहीं था। उसको देखकर तो ऐसा लगता था कि जैसे हड्डियों का ढांचा है। मैंने कहा कि मोटी लड़कियों से घर के काम नहीं होते हैं, पतली लड़की लेकर आएंगे तो भाग दौड़ के काम करेगी। और वैसे भी जब पत्नी के 2-3 बच्चे हो जाते हैं तो वह मोटी हो जाती है। अगर पहले ही सेहतमंद औरत लेकर आओ तो वह बाद में ज़्यादा ही मोटी हो जाती है। मेरी माँ का लॉजिक क्या था या तो वही जानती थी, लेकिन मुझे तो मेरी पत्नी को देखकर बड़ा अजीब लगता था। उसके चेहरे की भी हड्डियाँ निकली हुई थी, बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती थी। चेहरे पर तो थोड़ा बहुत मांस होना चाहिए ताकि इंसान खूबसूरत तो लगे। उसको देखकर ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में कभी खाना नहीं खाया और इसको किसी ने खाना नहीं दिया। मैं उसको कहीं भी लेकर जाता तो लोग यही कहते थे, अपनी पत्नी को कुछ खिलाते नहीं हैं। ऐसी हालात में अब तक तो मैं उसे कहीं ले गया नहीं था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मुझे यह गलती करनी चाहिए, वरना सारी बातें सिर्फ उसकी सेहत के आसपास ही घूमने लगती। और फिर वही हुआ जिसका डर था। माँ की सारी बात उल्टी हो गई, क्योंकि पतली औरत को तो वह ले आई, लेकिन अब उससे तो काम ही नहीं होता था। थोड़ा सा काम करती तो बैठ जाती कि मुझसे काम नहीं होता। उससे तो पानी की बाल्टी भी नहीं उठाई जाती थी, तो कपड़े धोना तो दूर की बात थी, वह आटा भी नहीं घुमा सकती थी। कहती थी कि मेरे हाथ ऊपर से लाल हो जाते हैं क्योंकि हड्डियाँ बर्तनों के साथ टच होती है। अब मेरी माँ मुझे कहती है, तेरी बात सच थी, मुझसे गलती हो गई है। तो मैं उसे कहता था, आप अपनी गलती के साथ खुद ही गुजारा करो, मेरी तो मजबूरी है, अब आपकी भी मजबूरी है। एक दिन ऑफिस से घर आया तो मेरी माँ खुद ही सारे काम कर रही थी। मैंने कहा, क्या हो गया? कि सारा की तबीयत खराब हो गई है, थोड़े से कपड़े धोकर चक्कर खाकर गिर गई थी। तो वह मेरी पत्नी तुरंत अंदर गया तो मैंने चेक किया, उसे तो बुखार भी हो रहा था। उसने थोड़ा बहुत काम किया और उसे चक्कर आ गए। माँ ने बताया कि मैंने फिर उससे कहा कि जाकर आराम कर ले। पहले तो मुझे लगा कि शायद चक्कर इसलिए आए हैं कि कोई खुशखबरी है, लेकिन जो उसकी हालात है मुझे तो नहीं लगता कि यह खुशखबरी सुनाने के काबिल है। यह कैसे बच्चा पैदा करेगी, इसके जिस्म में जान ही नहीं है। परेशान तो मैं भी बहुत हो गया था, लेकिन फिर मैंने अपनी माँ को तसल्ली दी, क्योंकि माँ खुद ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी। मैंने उन्हें कहा कि पतली औरत को मोटा करना आसान होता है, लेकिन मोटी औरत को पतला करना आसान नहीं होता। कोई बात नहीं, खाएगी तो ठीक हो जाएगी। बात कुछ इस तरह की भी ठीक है। हमारी शादी 4 महीने बाद हुई थी। जब मेरी माँ ने बात पक्की कर दी थी तब सारा की हालात इतनी भी बुरी नहीं थी। लेकिन जब शादी करवाई जाती है तो हर लड़की डाइटिंग करती है, लेकिन इसको डाइटिंग करने की क्या ज़रूरत थी? लगता है इसने 4 महीने में इतनी ज़्यादा डाइटिंग कर ली थी कि इसकी हालात और भी बुरी हो गई थी और वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। अगर मेरी माँ ने उसे पहले इस तरह देखा होता तो वह कभी रिश्ता पक्का नहीं करती। उसने जब देखा था तो तब इसकी हालात कुछ बेहतर थी, लेकिन वह भी अच्छे घराने से थी। उसके घर में तो बहुत ज़्यादा खाना पीना था, फिर भी वह कभी मोटी नहीं हुई थी। हम लोग तो उनसे कम हैसियत वाले थे, फिर भी उसका वहाँ यह हाल था, तो यहाँ क्या होने वाला था? मैंने सोचा कि उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आऊँगा। जब हमने उसे पराठा बनाकर दिया तो उसने सिर्फ 2 निवाले खाए और कहने लगी, मुझसे खाया नहीं जाता। चिड़ियों की जितनी खुराक थी उसकी थोड़ा सा खाती और फिर कहने लगती कि मेरा पेट भर गया है। मेरी माँ ने उसके लिए हलवा बनाया, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जिनको खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन वह थोड़ा सा ही खा पी कर हट जाती थी। और फिर उसके बाद जितनी मर्जी बातें कर लो, वह बात नहीं मानती थी, चाहे प्यार से कहो या कहती थी कि मुझसे खाया ही नहीं जाता। और उसको देखकर ऐसा लगता था कि इसके पेट में तो एक प्लेट खाने की भी जगह नहीं है, तो जाहिर है वह पूरी प्लेट भी नहीं खा सकती। अब तो मैं मजबूर हो गया था। शादी के बाद पत्नी को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जब वह माँ बनने वाली होती है, लेकिन मुझे लगता था कि अब इसको वैसे ही डॉक्टर के पास ले जाना होगा। आखिरकार उसे डॉक्टर के पास ले गया।
डॉक्टर ने कहा कि इनको खून की भी कमी है और ये उम्मीद से भी है। ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया। मुझे लगा कि इसके यहाँ बच्चा नहीं होगा क्योंकि वह बहुत कमज़ोर है, लेकिन बच्चा होने वाला था। अब तो मुझे अपने बच्चे की भी बहुत ज़्यादा परवाह होने लगी थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर यही हालात रही तो जब वक्त आएगा तो आपकी पत्नी और बच्चे दोनों की जान को ख़तरा होगा। इसलिए तो ये 9 महीने आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनकी सेहत पर ध्यान दे तो यही बेहतर होगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था क्योंकि अब तो मुझे मेरे बच्चे की फ़िक्र थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि इंसान का खून कम हो तो उसके साथ एक नहीं हज़ारों मसले हो जाते हैं और जब तक उनका खून पूरा नहीं होगा तब तक सेहत नहीं बनेगी। उसने काफ़ी सारी दवाइयाँ लिख कर दी और पत्नी को वापस ले आया, लेकिन पत्नी ने जब हफ्ते तक वह दवाइयाँ खाई तो उसकी तबीयत और भी ख़राब रहने लगी। ताकत की दवाइयाँ भारी होती है और उसको खाने से अक्सर लोगों का पेट ख़राब हो जाता है। मेरी पत्नी के साथ भी यही हो रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। फिर उसको एक दूसरे डॉक्टर के पास ले गया और उसने कहा कि अपनी पत्नी को रोज़ गाजर का जूस पिलाएं। गाजर का जूस पीने से खून बढ़ता है, क्योंकि यह उम्मीद से है, इसलिए उन्हें आप ज़्यादा दवाइयाँ मत खिलाएं, नहीं तो उससे उनके बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए अच्छा होगा। मैं जब ऑफिस से वापस आता था तो रास्ते में एक दुकान थी जहाँ पर फ्रेश जूस मिलता था, इसलिए मैं अपनी पत्नी के लिए रोज़ वहाँ से एक गिलास जूस लाने लगा। जब मैंने उससे कहा कि तुमने यह जूस पीना है, जो कि उसके लिए आसान था क्योंकि अगर उससे कोई चीज़ खाई नहीं जाती थी, लेकिन पीने की चीज़ को इस्तेमाल करना आसान होता है, वह रोज़ जूस पी लिया करती थी। लेकिन मेरी पत्नी की हरकतें कुछ अजीब सी थी और यह बात मुझे तब पता चली जब मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया। यानी अब मैं उस पर नज़र रखता था कि तुमने जूस पिया या नहीं, आज खाने में अंडे खाए या नहीं। वह मेरे होने वाले बच्चे की माँ थी, इसलिए मुझे उसकी फ़िक्र थी। एक और बात भी थी जो सिर्फ हम दोनों के बीच थी, इसलिए मैंने ना तो अपनी माँ से कही और ना ही डॉक्टर से कि मेरी पत्नी मुझसे भी दूर दूर रहती थी। वह मुझसे इतना दूर रहती थी कि मुश्किल से ही लगता था कि मेरी शादी हुई है। मैं भी उसको यही कहता था कि जैसे तुम्हें ठीक लगता है वैसे करो। मैं बुरा आदमी नहीं था, इसलिए मैं उसको वक्त दे रहा था, लेकिन वह इतना ज़्यादा वक्त ले रही थी। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी सिर्फ 20% ही थी, बाकी 80% ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग एक दूसरे को जानते ही नहीं। लेकिन इस 20% के बावजूद भी हमारे यहाँ बच्चा होने वाला था। यह बहुत बड़ी बात है। एक दिन मुझे कहने लगी कि आप मेरे लिए जूस लेकर ना आया करें, बल्कि मुझे जूस वाली मशीन ला दें, मैं घर में ही जूस निकाल कर पी लिया करूँगी। मैंने कहा तो ठीक है और उसे मशीन लाकर दे दी। लेकिन अजीब बात थी कि वह रात को जूस बनाया करती थी, क्योंकि एक रात जब मैं उठा तो मैंने देखा कि वह बिस्तर पर नहीं थी और दूसरे कमरे से मशीन चलने की आवाज़ आ रही थी। मैं हैरान हो गया कि आधी रात को जूस बनाकर पी रही है, क्योंकि जूस वाली मशीन की आवाज़ हो सकती थी। लेकिन जब वह वहाँ से मेरे पास आई तो उसके साथ कोई चीज़ नहीं थी। मैंने कहा क्या कर रही थी, तो वह घबरा गई थी। मैंने पूछा क्या कर रही थी, तो कहने लगी कि मैं जूस बनाकर पी रही थी। मैंने कहा फिर कहाँ है जूस, तो कहने लगी वह तो मैंने बनाकर पी लिया। मैंने कहा यह काम किचन में क्यों नहीं करती, तो उसने कहा किचन का बिजली वाला बोर्ड ख़राब है, इसलिए कमरे में बना रही थी। लेकिन वह ऐसी लग रही थी जैसे मशीन से नहीं हाथों से कूट कूट कर जूस निकाला था, और वो पूरी रात नहीं सोती थी। मैं जब भी उसकी तरफ देखता वो हिल रही होती थी, इसका मतलब जाग रही होती थी। मैंने उससे कहा क्या तुम्हें नींद नहीं आती है, तुम्हें इस घर में 2 महीने हो गए हैं, तो ऐसा भी कोई परेशानी नहीं है कि जगह बदलने से नींद नहीं आ रही हो। मेरी माँ तो कहा करती थी कि जब औरत बच्चे पैदा करने के तौर से गुजरती है तो शुरू के महीने में उसे बहुत ज़्यादा नींद आती है। लेकिन मेरी पत्नी तो पूरी रात जागती रहती थी और रात जागने की वजह से उसे दिन में चक्कर वगैरह भी आते रहते थे। मेरी माँ बड़ी परेशान थी। वो कह रही थी कि अजीब हालत में फंस गई हूँ। सोचा था कि बुढ़ापे में मेरी बहू मेरी खिदमत करेगी, काम करेगी, लेकिन यहाँ तो ये मुझसे खिदमत करवा रही है। माँ की रोज़ रोज़ की बातें नहीं सुन सकता था, इसलिए घर में एक नौकरानी भी रख ली और उससे कहा कि उसने घर के सारे काम करने हैं, और माँ को कहा कि आप कोई काम ना करें, अपनी पत्नी का ख्याल मैं खुद रख लूँगा। डॉक्टर ने ये भी कहा था कि आप अपनी पत्नी से दूर रहें, क्योंकि ये आपके बच्चे के लिए अच्छा ना होगा। मैं अपनी औलाद के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था। बाप होना आसान नहीं होता। बाप होने के लिए पहले दिन से ही कुर्बानी देनी पड़ती है। जब मैं बाहर से जूस लाया करता था तो मेरी माँ भी पी लेती थी। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि तूने जूस लाना बंद कर दिया।
मैंने कहा कि हाँ, वो मैंने मशीन ला कर दी है, खुद ही बनाकर पी लेती है। मेरी माँ ने कहा कि उसे कहकर एक गिलास मुझे भी दे दिया करे, लेकिन अब मैं माँ को क्या कहता कि वो रात को बनाती थी। मैंने उससे पूछा था कि रात को क्यों जूस बनाकर पीती हो, तो उसने कहा कि दिन में पीने का दिल नहीं करता। मैंने उससे कहा कि जब बनाओ तो एक गिलास फ्रिज में रख दिया करो, सुबह माँ जी पी लिया करेगी, उनका पीने का दिल होता है। इस बात पर वो थोड़ी सी घबरा गई। मैंने कहा कि क्या बात है, क्या तुम सुस्ती दिखा रही हो? इसलिए मैं कह रहा था कि बाहर से बना बनाया ले आऊँगा। जब इंसान खुद बनाने लगता है तो सुस्त हो जाता है। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे भी अपने बच्चे की फ़िक्र है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा खैर से इस दुनिया में आए और मैं उसका ख्याल रखने के लिए सेहतमंद रहूँ। पत्नी की बात ठीक थी, खालिस और फ्रेश चीज़ से अच्छी चीज़ और क्या हो सकती थी। मैंने कहा कि ठीक है, और रोज़ तुम्हारे लिए 1 किलो फल लाया करूँगा। मैं रोज़ अपनी पत्नी को 1 किलो फल लाकर दे देता था और वो खुद ही जूस निकाल कर पी लेती थी। रोज़ मुझे फलों के छिलके नज़र आ जाते थे, इसका मतलब वो बात मान लेती थी। जाहिर है उसे भी तो अपने बच्चे की परवाह थी। लेकिन मुझे अपनी पत्नी के बारे में एक दोस्त से यह बात पता चली कि मैंने जिस लड़की से शादी की है वो तो बेचारे बड़े दुखी लोग हैं। अच्छा हुआ कि तुमने अनाथ लड़की से शादी की। मैंने कहा कि मेरी पत्नी अनाथ नहीं है, उसके माँ बाप हैं। तो उसने कहा कि नहीं, उसके माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं रहे, बड़ी पुरानी बात है। मेरे बाबा मुझे बताते हैं मोहल्ले में अचानक से ही शोर मच गया था। उनके घर में करंट लगने से उनके माँ बाप मर गए थे और इसी मौके पर जान बख्श हो गए थे, लेकिन बच्ची बच गई थी। यह इसी घर की बात है। मेरे दोस्त ने मुझे पता बताया और कहा कि घर तो यही है। मैंने कहा कि मेरे सास ससुर हैं और वो अपनी बेटी को अपनी बेटी ही कहते हैं। उन्होंने यह नहीं बताया कि यह हमारी बेटी नहीं है। मेरे दोस्त ने कहा कि यार, फिर वो उसके कोई रिश्तेदार होंगे या उसको किसी ने गोद ले लिया होगा। लेकिन अगर उन्होंने नहीं बताया तो तुम इस तरह की बात ना करना। अगर वो भी तुमसे यह बात छुपा रही है, तुम भी उसका भरम रखना, क्योंकि यह बात छुपाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन उसके असली माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, इस बात का मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि पूरे मोहल्ले में जिस तरह से शोर पड़ा था और फिर उसके बाद जो घर का नज़ारा था, उन लोगों पर क़यामत ही आ गई थी। और यह कहानी सब लोगों को पता है। मैंने यह बात अपनी पत्नी से नहीं की। मेरे दोस्त की बात ठीक है, अगर वो नहीं बताना चाह रही थी तो मुझे इसकी जासूसी लगाने का कोई भी हक नहीं था। वैसे भी मुझे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता था कि उसके माँ बाप नहीं थे, तो इसमें मैं क्या कर सकता था। वो मेरी पत्नी थी और मेरे लिए अब यही बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। हम दोनों का रिश्ता तो एक दूसरे से जुड़ गया था। अब उनके आपस में क्या रिश्ते थे क्या नहीं थे, इससे हमारी ज़िंदगी का कोई असर नहीं करता। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं इस बारे में कुछ सवाल नहीं करूँगा। दिन गुजरने लगे। एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे का 3रा महीना शुरू है, लेकिन बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है। आपकी पत्नी लगता है ठीक से अपना ख्याल नहीं रखती है। मैंने कहा कि मैं सारा कुछ ठीक से ला के देता हूँ, खाना भी खाती है, रोज़ जूस भी पीती है, घर के काम करने का भी कोई परेशानी नहीं है। पर डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की ग्रोथ बहुत सुस्ती से जा रही है। इस तरह तो यह बच्चा बड़ा नहीं होगा और हमें कोई बुरी खबर सुननी पड़ेगी। मैं बड़ा परेशान हो गया कि मैं क्या करूं। मेरी पत्नी का पेट भी नहीं बढ़ रहा था। इस हवाले से उसका पेट बहुत ही छोटा था। 3 महीने के हवाले से तो उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो माँ बनने वाली नहीं है। डॉक्टर का भी कहना था कि 3 महीने में तो बाकायदा पेट निकल आता है और जो लोग पतले होते हैं उनका तो पेट ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन आपकी पत्नी को देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि यह प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने कहा था कि आपके बच्चे की जान पर इतना बड़ा ख़तरा मंडरा रहा है, आप लोगों को इस मामले को सीरियस लेना होगा। मेरा एक दोस्त था जिसके यहाँ बच्चा होने वाला था। वो बहुत खुश था, लेकिन उससे तकरीबन 8 महीने के बाद पता चला कि उसका बच्चा ठीक नहीं है और डॉक्टर ने उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए बच्चे की जान कुर्बान कर दी। तब से मेरा दोस्त बिल्कुल बदल गया था और बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं था। मैं उसको देखता था तो मुझे बहुत दुख होता था। मैं इस ज़िंदगी में ही गुजारना चाहता था। मुझे मेरी औलाद सही सलामत चाहिए थी। पत्नी ने कहा था कि मैं घर में ही जूस बना लिया करूँगी। तब से वह रात के वक्त जूस बनाया करती थी, क्योंकि कहती थी कि रात के समय जूस पीने से सारी रात में शरीर को उसकी पूरी ताकत मिल जाएगी। लेकिन जब वह किचन में जाती तो 2-2 घंटे वही लगाती थी और जब 2 घंटे बाद वापस आती तो उसके हाथ में जूस का गिलास होता था। जूस तो वह मेरे सामने बैठकर ही पीती थी, लेकिन 2 घंटे में वह सिर्फ 1 गिलास जूस बनाया करती थी। इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अपने घर में से एक डिब्बा मिला जिस पर बाहर के देश की भाषा लिखी हुई थी, जो कि अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी।
शायद फ्रेंच लिखी हुई थी। मैंने पूछा कि ये किस चीज़ का डिब्बा है। वह डिब्बा खाली था और उसमें पाउडर जैसी कोई दवा लगी हुई थी। मैं उस डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि ये वज़न कम करने का सप्लीमेंट है जो बाहर के देश से मंगवाया जाता है। इससे वज़न बहुत जल्दी कम होता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। मैं हैरान रह गया कि ये मेरे घर में कैसे आ गया। ये कोई ऐसी दवा नहीं थी जो बाज़ार से आम मिल जाती, ये तो बाहर से मंगवाई थी। लेकिन इसका यहाँ पर क्या काम था? हमारे घर में ऐसा कौन था जिसे वज़न कम करने का शौक़ था? मेरी अम्मी तो कभी भी इस बारे में कोई बात नहीं सोचती थी, जबकि उनका वज़न ज़्यादा था। मेरा वज़न भी ठीक था और मैंने खुद अगर ये दवा लेनी होती तो मुझे याद होता। और मेरी पत्नी को क्या वज़न कम करना था। पहले हम इसी वजह से परेशान थे कि उसका वज़न नहीं बढ़ता था। फिर ये डिब्बा कहाँ से आया? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये सब कुछ मैंने अपनी पत्नी से पूछ लिया तो उसने कहा कि ये डिब्बा तो साथ वालों के घर से लाई हूँ, बाहर के देश की दवा का डिब्बा है। कितना प्यारा है। वह लोग दवाइयों के भी इतने प्यारे डिब्बे बनाते हैं, इसलिए मैं उठाकर ले आई। मैंने सोचा इसको साफ़ करके इसमें कोई दाल वगैरह डाल लूँगी। मैंने अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा कि मुझे तो बता देती, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। मैंने उसको डिब्बा वापस कर दिया और इस बात का पता लगाया कि मेरी पत्नी पूरी पागल है। मेरी पत्नी कितनी खुश थी इस डिब्बे को पाकर। मेरी पत्नी बेचारी बड़ी मासूम थी। बस भगवान उसकी और उसके बच्चे की ज़िंदगी करे, क्योंकि बच्चा पैदा करना कोई आसान काम नहीं होता और मेरी पत्नी के साथ काफ़ी समस्या आ रही थी। एक दिन मेरी पत्नी फिर से जूस बनाने गई और उसके काफ़ी देर लगा दी। आज मुझे उससे कोई बात करनी थी और वह आ ही नहीं रही थी। जब मैं उसके पीछे गया तो मैंने ये देखकर हैरान रह गया कि उसने किचन के दरवाजे के अंदर से लॉक लगा रखा था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने 5 मिनट बाद दरवाज़ा खोला और कहा कि जूस बना रही थी। मैंने कहा कि दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी? तो उसने कहा कि मैंने दरवाज़ा बंद किया कि आवाज़ बाहर ना आए, क्योंकि जब जूस बनाते हैं तो जूस वाले मशीन में से बहुत शोर की आवाज़ आती है। ये शोर की आवाज़ सुनकर माँ जाग जाती। बात तो उसकी ठीक थी। मैंने कहा कि ठीक है, दरवाज़ा बंद किया करो, पर लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं अंदर से दरवाज़ा लॉक हो गया तो फिर क्या करोगी? तबीयत भी तुम्हारी ठीक नहीं रहती, अचानक तुम्हें चक्कर आ जाते हैं। मैं उसको वापस अपने कमरे में ले आया। डॉक्टर ने फिर से बुरी खबर सुनाई। उसने कहा कि आपके बच्चे की हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आपकी पत्नी का पेट बढ़ नहीं रहा है। हैरान रह गया कि मैं क्या करूं। अपनी तरफ से तो सब कुछ कर दिया था। डॉक्टर यूँ तो काफ़ी अजीब बातें कर रही थी जिनकी मुझे समझ नहीं आ रही थी। वह तो इस तरह से बात कर रही थी जैसे मेरी पत्नी पूरा दिन काम करती है और हम उसे खाने को कुछ नहीं देते। वह मुझ पर शक भी कर रही थी कि शायद हम उस पर जुल्म करते हैं और ये बेचारी कुछ बता नहीं रही है। उसने अकेले में भी मेरी पत्नी से कुछ बातें इस तरह की पूछी कि आजकल इस तरह भी होता है। लेकिन एक बात उसने बड़ी अजीब सी कही। उसने मेरी पत्नी से कहा कि आप टाइट कपड़े तो नहीं पहनती हैं, कहीं आप अपने पेट के बल तो नहीं सोती हैं, क्योंकि आपका पेट काफ़ी दबा हुआ सा लग रहा है। मैं ये बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ। मेरी पत्नी एक दफ़ा सो जाती थी तो मैं भी सो जाता था, बल्कि वह हमेशा मेरे सोने के बाद ही सोती थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह किस तरह से सोया करती थी। सुबह जब मैं उठ जाता था तो वह पहले से ही जागकर नाश्ता बना रही होती थी। एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी पर रात में नज़र रखूँगा। मैंने आधी रात का अलार्म लगा दिया, लेकिन फ़ोन को अपने कान के बिल्कुल करीब रखा कि सिर्फ मुझे ही अलार्म सुनाई दे। और फिर आधी रात को मैंने अपनी पत्नी को देखा तो मैं हैरान रह गया। मेरी पत्नी का पेट ऐसे हिल रहा था जैसे उसके अंदर कोई बहुत भारी चीज़ है। इसे वाइब्रेशन कहना ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने अपनी आंखों को मलते हुए ध्यान से देखा कि ये क्या हो रहा है। जब मैंने इस पर हाथ लगाने की कोशिश की तो मेरी पत्नी जाग गई और घबराकर बाथरूम में चली गई। जब वापस आई तो ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उसे बताया, मैंने कहा ये सब कुछ देखा है। तो उसने कहा कि बच्चे की हरकत थी। मैंने कहा कि बच्चे की इतनी हरकत कैसे हो सकती है, जबकि डॉक्टर कह रही थी कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और ठीक से बढ़ भी नहीं रहा है। उसने कहा और क्या हो सकता है मेरे पेट में? आपने देखा ना, मेरा पेट हिल रहा था तो जाहिर है बच्चे की हरकत थी। और क्या हो सकता है? आप क्या कह रहे हैं? हो सकता है आपको कोई वहम हुआ हो, क्योंकि आप भी तो नींद में थे। मैं वाकई नींद में था और रात का समय था, क्योंकि अभी तो मेरी पत्नी के साथ ऐसा कुछ नहीं था। उसने कहा कि देख लें, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तक कि अगर आधे घंटे में भी कुछ नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने अपनी माँ से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि बच्चा तो 5वें महीने में जाकर हिलना डुलना शुरू करता है। 3 महीने का बच्चा कहाँ हिलता है? वह तो एक
मटर के दाने से भी छोटा होता है। मैं डॉक्टर को भी ये बात बताकर उसको भी मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रही थी। मेरे पास एक ही तरीका था कि मैं अपनी पत्नी पर नज़र रखूं और चेक करूं कि वह ये सब कुछ क्या कर रही है। कुछ दिन बाद पता चला कि हमारे किचन में से बड़ी ही बदबू आ रही थी। जब देखा तो पता चला कि हमारे डीप फ्रीज़र के पीछे खाने की कोई चीज़ सड़ रही थी। लेकिन ये तो वही फल थे जो मैं अपनी पत्नी के लिए प्लेट में काट कर लाता था और कहता था, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम ये खा लेना। लेकिन वह खाती नहीं थी और उनको फ्रीजर के पीछे फेंक देती थी। मेरी माँ को भी ये बात पता चल गई। मैंने उनको कहा, अभी आप कुछ भी मत कहना, मेरी पत्नी ज़रूर कोई चक्कर चला रही है, मुझे पहले पता करने दे, फिर मैं आपको सारी बात बताऊंगा। और पत्नी को हंसने ये पता नहीं लगने दिया कि हमें ये बात पता चल गई है। हमने जगह साफ कर दी, क्योंकि उस दिन मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। मेरी पत्नी की हरकतें बहुत अजीब थी। वह तो इतना खाना भी नहीं खाती थी जितना एक इंसान को खाना चाहिए था। बच्चे की जान को खतरा था। बच्चा बड़ा नहीं हो रहा था। 2-2 घंटे वह खुद को किचन में बंद करती थी और जो खाने की चीज़ें मैं उसको देता वह फेंक देती थी। क्या उसे हमारे बच्चे की परवाह नहीं थी? क्या वह माँ नहीं बनना चाहती थी? अगर माँ नहीं बनना चाहती थी तो ये बात मुझे पहले बता देती। अब क्यों मेरा खून जला रही थी? एक बार मैं अपनी पत्नी को आइसक्रीम खिलाने ले गया और मैंने उससे कहा, आज तुम्हें मेरे सामने बैठकर आइसक्रीम खानी होगी और यह पूरा प्याला ख़त्म करना होगा। लेकिन मेरी पत्नी का चेहरा ऐसा हो गया जैसे मैंने उसके सामने जहर का प्याला रख दिया हो। वह इसे खा नहीं रही थी और उसे अजीब नज़रों से देख रही थी, जैसे अगर उसने खा लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने कहा, खाओ ना, छोटा सा प्याला है और तुम्हें तो कुछ मीठा खाने की ज़रूरत भी है। मेरी पत्नी ने मुश्किल से एक चम्मच खाया और फिर कहने लगी, मेरा दिल नहीं कर रहा है। मैंने कहा, बड़ी महंगी है, खा लो, मेरा खर्चा मत करवाओ। लेकिन वह नहीं खा रही थी। जब मैंने थोड़ी ज़िद की तो वह चिल्लाने लगी, जब मैंने नहीं खानी तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? नहीं खानी है, बिल्कुल भी नहीं खानी है, नहीं तो मैं मोटी हो जाऊंगी। मैं हैरान रह गया कि मोटी हो जाऊंगी इससे क्या मतलब है? वह तो वैसे भी कुछ दिनों में मोटी होने वाली है, फिर यह सब क्या कर रही थी? एक दिन मैंने अपनी पत्नी का पीछा किया। जब वह किचन में गई, उसने कहा था कि वह जूस बनाने जा रही है। आधा घंटा गुजर चुका था। मैं किचन में गया तो दरवाज़ा लॉक था। मैंने दरवाज़ा चाबी से खोला। वह भी हैरान रह गई, लेकिन सामने का दृश्य देखकर मैं भी हैरान रह गया। मेरी पत्नी ने गाजर का जूस बनाया था, लेकिन असल में वह उसके जूस में पतला होने की दवाई मिला रही थी। यानी कि वह डिब्बा जो मुझे घर से मिला था, उसके पास उस तरह का एक और था, जबकि उसने कहा था कि वह पड़ोसियों के घर से लेकर आई है। यानी वह फलों के जूस में पतला होने का सप्लीमेंट मिलाकर पीती थी और खाना वह खाती नहीं थी, बल्कि डीप फ्रीज़र के पीछे फेंक देती थी। और एक और चीज़ देखकर भी मैं हैरान रह गया। मेरी पत्नी ने अपने पेट के ऊपर एक मशीन पहनी हुई थी, जिससे उसका पेट वाइब्रेशन के जरिए हिल रहा था और इस तरह से वज़न कम होता था। यह वही मशीन थी जिसकी आवाज़ मुझे रात को भी आती थी और मेरी पत्नी कहती थी कि यह जूस वाली मशीन है, जबकि जूस वाली मशीन को उसने हाथ भी नहीं लगाया था। यह मशीन उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो अपने पेट की चर्बी को कम करना चाहते थे। मेरी पत्नी का पेट तो बच्चे की वजह से बढ़ रहा था, इसलिए वह अपने पेट को कम करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल कर रही थी। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मैंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आया। तोड़ फोड़ की आवाज़ से मेरी माँ भी जाग गई और उन्हें भी सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, शर्म नहीं आती तुम्हें? इस हालात में तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो। मेरी पत्नी रोने लगी और रोते रोते बेहोश हो गई। उसके माँ बाप को भी बुला लिया, उन्हें सारी बात बता दी। यह भी बताया कि बच्चे की जान को खतरा है। तो उसके माँ बाप ने सिर झुका लिया और कहा कि यह बहुत छोटी थी जब इसके माँ बाप इसके सामने ही इस दुनिया से चले गए थे। तब से इसने बहुत ज़्यादा सदमा लिया और इसे एक बीमारी हो गई है जिसमें यह खाने से डरती है और खाना नहीं खाती या बहुत कम खाना खाती है। इसे लगता है कि अगर ज़्यादा खाना खा लिया तो यह मोटी होकर मर जाएगी। इस बीमारी का नाम एनोरेक्सिया नर्वोसा है। यह बीमारी हमारी बेटी को इसलिए हुई है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा सदमा लिया है। अपने माँ बाप को अपनी आंखों से मरते हुए देखना कोई आम बात नहीं होती। हम उसकी खाला और खालू हैं, लेकिन दुनिया को हमने यह बताया कि यह हमारी बेटी है क्योंकि हमारी कोई अपनी औलाद नहीं है। हमारी गलती है कि हमने आपको यह बात नहीं बताई थी।
अब वह उम्मीद से है, लेकिन उसे अभी भी यह बीमारी है और वह चाहती है कि वह मोटी ना हो। इस वजह से वह ये हरकतें कर रही है और मशीन इसलिए इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वह अपना पेट पतला करने की कोशिश में है, क्योंकि रोज़ मशीन पहनती है, ठीक से खाना नहीं खाती और ख़ुद को पतला करने के लिए कोई दवाई भी पी रही है। यह सब कुछ इसी बीमारी का हिस्सा है, जानबूझकर नहीं कर रही है। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने कहा कि आपने इसका इलाज नहीं करवाया, तो उन्होंने कहा कि यह इलाज करवाती ही नहीं थी, यह दवाइयाँ ही नहीं खाती थी, अक्सर भाग जाती थी। एक बार यहाँ तक कि मामले आ गए थे कि डॉक्टर ने कहा कि इसे सेंटर में भेज दो और ख़ुद चले जाओ, लेकिन यह हम कर नहीं सके और हमने इसकी शादी करवा दी। मैंने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि अब मेरे साथ तो परेशानी बन गया था। मेरी पत्नी एक मानसिक रोगी थी और मेरे बच्चे की जान को भी खतरा था। समझ नहीं आया कि क्या करूं। चौथा महीना शुरू हो गया था, लेकिन बच्चा बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं था, बढ़ नहीं रहा था। यह सब कुछ डॉक्टर को बता दिया और डॉक्टर ने हमें मानसिक डॉक्टर के पास रेफ़र कर दिया। अपनी पत्नी से जब यह बात की तो उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मामला काफ़ी ख़राब हो चुका था। फिर डॉक्टर से सारा मामला डिस्कस किया और उसने दवाई दी। उसने कहा कि मैं इतनी दवाई दे सकती हूँ कि बच्चे की पैदाइश तक आपकी पत्नी सामान्य रहे, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। मेरे लिए यह 6 महीने बहुत ही पीड़ादायक थे। अपनी पत्नी का ख्याल रखते रखते मैंने अपनी नौकरी से भी हाथ धोए, लेकिन अल्लाह के करम से 7वें महीने की मेरा बेटा इस दुनिया में आया, जो कि बहुत कमज़ोर था, लेकिन अस्पताल वालों ने उसे बचा लिया क्योंकि मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छे अस्पताल में ले गया था। मेरी पत्नी की जान भी बच गई। उसके बाद मैंने अपने ससुराल वालों से कहा कि इसे मनाइए कि यह अपना इलाज अच्छे तरीके से कराए, और अगर यह नहीं हो सकता तो फिर मैं इसे साथ नहीं रख सकता, क्योंकि अगर वह बीमार थी तो उनको मुझे पहले बताना चाहिए था। मेरे बच्चे की जान भी जा सकती थी। अगर मेरे बच्चे की जान चली जाती तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। या तो इसकी किस्मत अच्छी थी कि वह इस दुनिया में आ गया। मेरे बच्चे का ख्याल मेरी माँ ही रख रही थी। मेरी पत्नी को इससे कोई मतलब नहीं था और उसे भी अजीब नज़रों से देखती थी। मैंने अपनी पत्नी को वापस छोड़ दिया और मेरे ससुर ने कहा कि इसका इलाज करवाएंगे, किसी भी तरह करवाएंगे, क्योंकि गलती हमारी थी, हमने तुम्हें बताया नहीं था। उसके बाद इसका इलाज शुरू करवा दिया है और अभी वह उधर ही है। मैं अपनी औलाद को पाकर खुश हूँ। कोशिश करूँगा कि मेरी पत्नी भी ठीक होकर मेरे पास वापस आ जाए। उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन उसे साथ रखने में बहुत ही ख़तरा है। वह कल को मेरे बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि मानसिक बीमारी का मरीज़ कभी भी कुछ भी कर सकता है। बस ज़िंदगी गुजर रही है। मेरे बच्चे का ख्याल मेरी माँ रखती है और फिर मैं नौकरी तलाश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।